हम लोग सबसे पहले राज्य व्यवस्था का जो विषय वस्तु है उस पर चर्चा करें। आखिर पढ़ना क्या है? अगर इस विषय में इतनी रोचकता है तो विषय में क्या क्या पढ़ना है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि हमें उतना ही पढ़ना चाहिए जितना परीक्षा में क्वेश्चन आता है। जिस पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं उसी पोर्शन को हम लोग ज़्यादा इम्फेसिस करते हैं, ज़्यादा उस पर जोर देते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने राज्य व्यवस्था का परिचय, जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन टू पॉलिटी। राज्य व्यवस्था का परिचय में हम क्या पढ़ेंगे? तो राज्य व्यवस्था की परिभाषा पढ़ेंगे, उसमें संविधान की परिभाषा पढ़ेंगे, संविधान का देश में विकास कैसे हुआ, यानी संवैधानिक विकास कैसे हुआ, इसकी चर्चा करेंगे। हमारे संविधान के स्रोत क्या क्या है, इसका अध्ययन करेंगे। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा करेंगे। और इस सेक्शन में प्रस्तावना या उद्देशिका, जिसको हम प्रीएम्बल्स भी कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। राइट। तो पहला जो चैप्टर है वो राज्य व्यवस्था के परिचय से है और इसके अंदर हम लोग विस्तार से राज्य व्यवस्था की चर्चा करेंगे। और यूँ मान के चलिए कि यहाँ पर राज्य व्यवस्था की शुरुआत हुई, यहाँ पर राज्य व्यवस्था की शुरुआत हुई। हम विभिन्न देशों की भी बात करेंगे। इस सेक्शन में हम अन्य देशों के संविधानों की भी चर्चा करेंगे कि आखिर किसी देश में राज्य व्यवस्था कैसे चलती है, उसको चलाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो इस सेक्शन के अंदर हम भारत की राज्य व्यवस्था की चर्चा विशेष रूप से करेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था कैसे संचालित होती है, भारतीय राज्य व्यवस्था में सरकार की क्या भूमिका है और सरकार को चलाने के लिए नियम कानून कहाँ से मिलता है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। दूसरा जो इसमें भाग है, दूसरा जो चैप्टर है, उसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं। जैसा कि आप जानते हो कि भारत राज्यों का एक संघ है, भारत एक राज्यों का संघ है। इसके अंतर्गत हम भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, एक राज्य जम्मू कश्मीर और अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो राज्यों की संख्या घटकर 28 हो गई है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भी 8 रह गई है। उसके बाद इसमें एक और चीज पढ़ना होता है। इसमें यह देखना होता है कि संघ में जो राज्य हैं उनका विलय अंतिम है। इस संघ से, इस भारतीय संघ से, इस राज्यों का संघ है, इस संघ से, इस संघ में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश हैं। इस संघ से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि राज्यों का विलय संविधान सभा की योजना के तहत हुआ है, सबका विलय अंतिम है। लेकिन इस संघ में जो भी राज्य हैं उनका पुनर्गठन किया जा सकता है, उनका विनाश किया जा सकता है, उनको तोड़कर नए राज्य बनाए जा सकते हैं। और हुआ भी है, आपने पढ़ा भी है कि भारत में एक क्रमागत तरीके से राज्यों का निर्माण हुआ है और इसके लिए संसद को अधिकार दिया गया है। संविधान ने संसद को अधिकार दिया है कि वह नए राज्य का निर्माण कर सके। लेकिन एक बात यहां ध्यान रखने वाली है कि कोई भी राज्य इस संघ से अलग नहीं हो सकता है। हमारा संघ ऐसा है जिसमें राज्यों की तुलना में केंद्र अधिक शक्तिशाली है। केंद्र को अधिक शक्तिशाली जानबूझकर बनाया गया है। इसलिए बनाया गया है कि केंद्र की सत्ता अंतिम रहे। केंद्र एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय ढांचे को हमने अपनाया है। हमारा संघीय ढांचा है और हमारा संघीय ढांचा ऐसा है जिसमें एक मजबूत केंद्र है, जिसमें केंद्र के पास असीम शक्तियां हैं। कोई भी राज्य इस संघ से अलग नहीं हो सकता है। और हमारी संवैधानिक व्यवस्था इस प्रकार से है कि हर राज्य में
केंद्र की ओर से एक राज्यपाल संवैधानिक पद के रूप में होता है। और राज्य का राज्यपाल दो तरह का काम करता है। एक तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, दूसरा वह केंद्र का प्रतिनिधि होता है। तो केंद्र के प्रतिनिधि होने के नाते राज्यपाल का यह संवैधानिक दायित्व होता है कि वह समय समय पर राज्य के बारे में, राज्य सरकार की गतिविधियों के बारे में केंद्र को जानकारी दे। राज्यपालों के माध्यम से केंद्र सरकार को राज्यों की संवैधानिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। समय समय पर कानून व्यवस्था के बारे में या अन्य व्यवस्था के बारे में राज्यपाल केंद्र को रिपोर्ट देते हैं और उसके आधार पर केंद्र निर्णय लेता है। मान लीजिए किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाए तो वैसी स्थिति में क्या होगा? वैसी स्थिति में राज्य का राज्यपाल केंद्र को रिपोर्ट देगा कि राज्य की संवैधानिक व्यवस्था फेल हो गई है, राज्य में संवैधानिक तंत्र निष्फल हो गया है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। उस आधार पर राज्य की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार केंद्र के पास है। इसलिए ये जो प्रावधान है वो केंद्र को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बना देता है। और भी हम आगे देखेंगे बहुत सारे प्रावधान हैं जिसमें केंद्र की शक्ति ज्यादा है राज्यों की तुलना में। और ऐसा नहीं है कि ये अनजाने में हुआ है, हमारे संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर, अनजाने में नहीं, जानबूझकर राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया है। और शक्तिशाली इसलिए बनाया है कि हमारा संघीय ढांचा अक्षुण्ण रहे। हमारे संघीय ढांचे में कोई भी राज्य चाह कर भी अलग न हो पाए। कोई भी राज्य अगर चाहे अलग होना, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक बहुत विविधता वाला देश है जहाँ पर भाषाई असमानता है, सांस्कृतिक असमानता है, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, बोली के आधार पर, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर जितनी विविधता है शायद उतनी विविधता किसी अन्य देश में हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विविधता में एकता हमारी ताकत है। विविधता में एकता हमारी ताकत है। और इस संघ को एकजुट रखने का माध्यम ये है कि हमारा केंद्र शक्तिशाली है। और हम संविधान में संशोधन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि केंद्र की शक्ति को किसी तरह से अक्षुण्ण बनाए रखा जाए, केंद्र की सत्ता को, केंद्र की शक्ति को कमजोर न किया जाए। राज्यों को हम अधिकार भी देते हैं, राज्यों को अधिकार संपन्न करते हैं, लेकिन राज्यों को हम उतनी ही शक्ति देते हैं ताकि केंद्र की सत्ता पर असर न पड़े, केंद्र की सत्ता पर असर न पड़े। इसलिए इस व्यवस्था से, तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कोई भी नया राज्य कैसे बनता है, या किसी नए राज्य क्षेत्र को, मान लीजिए किसी नए राज्य क्षेत्र को जो भारत के भूखंड में नहीं है, जो भारत का हिस्सा नहीं है, उसको भारत में हम कैसे शामिल कर सकते हैं। और ये अधिकार संविधान ने संसद को दिया है। किसी राज्य को शामिल करना हो या किसी राज्य का विभाजन करके नए राज्य का निर्माण करना हो तो ये अधिकार पार्लियामेंट को है, पार्लियामेंट को है, ये संसद को है। ये अधिकार संविधान ने दिया है संसद को। तो इसके अंतर्गत एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी अभी जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करके उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ये किसने किया? संसद ने किया। संसद को यह शक्ति प्राप्त थी और संसद ने ऐसा कर दिया। संसद को ऐसा अधिकार है, इसलिए संसद ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए कर दिया। या इसी तरह सिक्किम का भारत में विलय हुआ, याद कीजिए, आगे पढ़िएगा, अब बताएंगे, जब आगे हम चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि सिक्किम का भारत में विलय कैसे हुआ। सिक्किम का जब विलय हुआ तो ये विलय संसद ने किया और ये अधिकार संसद को है और संसद अपने अधिकार के तहत इस शक्ति का प्रयोग करती है और ऐसा कर सकती है। उसके बाद नागरिकता एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसको हम सिटीजनशिप कहते हैं। इसको हम अंग्रेजी में सिटीजनशिप कहते हैं। और आप जानते हो बाबू कि हमारे देश में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप है हमारे देश में, संघीय व्यवस्था है। और आपको एक चीज बता दें कि जितने भी संघीय ढांचे वाले देश हैं
उन देशों में संघ और राज्य की नागरिकता अलग अलग है। संघ की नागरिकता अलग है, राज्य की नागरिकता अलग है। हमारे संविधान सभा में इस विषय पर चर्चा हुई, लंबी बहस हुई। कुछ लोगों ने राय दी थी कि हमारे देश में भी अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता होनी चाहिए, संघ की नागरिकता अलग, राज्य की नागरिकता अलग। लेकिन हमारे अधिकांश संविधान निर्माताओं की राय थी कि भारत तो अमेरिका नहीं है, भारत एक बहुलवादी देश है। भारत में विविधता है, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर विविध प्रकार से विविधता है। अगर इस विविधता में, जैसे मैं उदाहरण दूं बिहार और केरल का, तो बताइए, आप ही बताइए कि बिहार और केरल के लोगों में कोई समानता है? न भाषाई आधार पर है, न बोली के आधार पर है, न खान पान के आधार पर है, न पूजा पत्ति के आधार पर है, न सांस्कृतिक आधार पर है। तो फिर किस प्रकार की समानता है? तो एक समानता जरूर है कि हम चाहे जो भाषा बोलते हों, हम चाहे जिस जाति के हों, हम चाहे जिस उपजाति के हों, हम चाहे जिस रंग के हों, हम चाहे जिस नस्ल के हों, लेकिन हमारी नागरिकता एकल है और वो नागरिकता संघ की है। और एकल नागरिकता का प्रावधान हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। हमने सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान ब्रिटेन से लिया है और ये जानबूझकर लिया है ताकि हमारे देश में अलग अलग राज्यों की भाषा अलग अलग हो सकती है, बोली अलग अलग हो सकती है, रहन सहन एक अलग अलग हो सकता है, संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन एक बात की समानता होगी और वो समानता नागरिकता की है कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। हमारे संविधान निर्माता दूरगामी सोच के थे, दूरदर्शी थे। उनको मालूम था कि भारत में दोहरी नागरिकता उचित नहीं होगी, इसलिए उन्होंने विचार विमर्श के बाद, लंबे विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता होनी चाहिए और आज हमारे देश में एकल नागरिकता है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण चैप्टर है मौलिक अधिकार। आपको मालूम है कि इसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो भारतीय संविधान का एक बहुत पूर्ण हिस्सा है। ये मौलिक अधिकार ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आना ही आना है। मौलिक अधिकार एक ऐसा चैप्टर है जिसमें यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, इससे क्वेश्चन आता है। और राज्य व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अगर चैप्टर मैं मानूं तो मौलिक अधिकार है। आज अधिकार की बात हर कोई करता है। मौलिक अधिकार नागरिकों को मिला है और हर नागरिक को एक अवसर देता है। अधिकार हर नागरिक को अवसर देता है ताकि अपने हितों की रक्षा कर सके। तो हमारे संविधान ने हर नागरिक को 6 प्रकार का मौलिक अधिकार दिया है। प्रारंभ जब हुआ था, संविधान का जब उद्भव हुआ था, तो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। एक मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया है। तो आज की तारीख में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं और मौलिक अधिकार हर नागरिक के लिए जरूरी है। हर नागरिक के व्यक्तित्व, जीवन तथा उसके स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए ये अधिकार जरूरी है। किसी भी देश में सोचो, जब हमारे देश में ब्रिटिश राज था, सोचो जब देश में राजा महाराजाओं का शासन था तो नागरिकों के पास कोई अधिकार नहीं था, कोई अधिकार नहीं था। ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल में कोई अधिकार ही नहीं था। रॉलेट रटा था, नो अपील, नो दलील, नो वकील। किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के जेल में डाल देना, उसको अपील करने का अधिकार नहीं था, उसको वकील रखने का अधिकार नहीं था। ये इसलिए था कि उस समय कोई अधिकार नहीं था। आज हमारे पास मौलिक अधिकार है और हमारे पास सिर्फ मौलिक अधिकार है ही नहीं, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए उचित व्यवस्था है और ये व्यवस्था संविधान में है। संविधान के माध्यम से हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भारत में न्यायपालिका है और न्यायपालिका के रूप में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय 2 ऐसे न्यायपालिका के अंग हैं जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ऐसे आपको मैं बता दूं कि न्यायपालिका एकीकृत है। न्यायपालिका एकीकृत है।
इसमें सबसे नीचे लोअर कोर्ट है, उसके ऊपर हाई कोर्ट है और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। यूं तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता हाई कोर्ट से होता है, सीधे कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है, हाई कोर्ट से ही सुप्रीम कोर्ट में कोई जा सकता है। लेकिन मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसकी रक्षा करने के लिए कोई भी नागरिक बगैर हाई कोर्ट में जाए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि उस व्यक्ति की प्रार्थना पर रिट जारी कर सकता है। रिट का मतलब होता है लेख जारी करके वह मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसका मतलब हुआ कि हमारे संविधान निर्माताओं ने न सिर्फ मौलिक अधिकार दिए हैं बल्कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उचित व्यवस्था किया है। हमारे नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन कौन कर सकता है? स्टेट करेगा, राज करेगा। लेकिन राज्य के विरुद्ध हम कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायपालिका में जा सकते हैं। और ये मौलिक अधिकार नागरिक को मिला है, राज्य के विरुद्ध मिला है। राज्य के विरुद्ध हर व्यक्ति को एक अधिकार मिला है, एक अवसर मिला है जिसका हम प्रयोग करते हैं। लेकिन हम अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करेंगे संवैधानिक मर्यादा के भीतर रहकर। ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए हम संविधान की मर्यादा को लांघ दें। हम संविधान की मर्यादा में रहकर अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करेंगे। हम देश के हितों को नुकसान किए बिना अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करेंगे। सबसे बड़ा देश है, देश से बड़ा हम नहीं है, नागरिक देश से बड़ा नहीं है, देश राष्ट्रहित से बड़ा हित कोई नहीं है। तो राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए हर नागरिक को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है। इसी में आप पढ़िएगा और व्यक्ति की स्वतंत्रता हर नागरिक को एक महत्वपूर्ण शक्ति मिली है। लेकिन और व्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम संविधान को लांघ दें, संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन कर दें। नहीं, आपको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में ये जानना होगा कि संवैधानिक दायरे में रहकर ही हम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रयोग कर सकते हैं। संविधान कतई अधिकार नहीं देता है कि आप अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करने के क्रम में संविधान को लांघ दें। संवैधानिक मर्यादा में रहकर, संवैधानिक दायरे में रहकर ही हम अपने मौलिक अधिकार की बात करेंगे। आज निजता का अधिकार एक नया मौलिक अधिकार है। अब ये कहिएगा कि ये अधिकार तो मूल पाठ में नहीं था, संविधान में नहीं था। लेकिन मैं बता दूं कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, जिसको कहते हैं राइट टू प्राइवेसी, ये एक नया अधिकार है। और ये अधिकार हर नागरिक को मिला है सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या से। सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या से सुप्रीम कोर्ट ने हर नागरिक की निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया है। इसी तरह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, लेकिन सबके लिए नहीं है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। ये कैसे आया है? तो ये आया है संविधान में संशोधन करके। संविधान में संशोधन करके 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार को जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत हम लोग मौलिक अधिकार की चर्चा करेंगे, रीट की चर्चा करेंगे, निजता के अधिकार की चर्चा करेंगे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के मौलिक अधिकार की चर्चा करेंगे। देखेंगे कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आया है। मौलिक अधिकार के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट कुछ निर्णय है, मौलिक अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट कुछ निर्णय है। उन निर्णयों की हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे। जब हम चैप्टर की चर्चा करेंगे, जब हम आपको पढ़ाएंगे, तो हम विस्तार से बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार को लेकर क्या निर्णय दिए हैं। उसके बाद आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति तत्व, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये देखो, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और नीति पॉलिसी सरकार बनाती है, पॉलिसी बनाती है सरकार। और पॉलिसी बनाने का उद्देश्य क्या होता है? लोगों का कल्याण करना, लोगों का कल्याण करना। तो नागरिकों के कल्याण के लिए, चूंकि हमारा स्टेट वेलफेयर स्टेट है, हमारा राज्य जो है लोक कल्याणकारी राज्य है, और नीति निषेध तत्वों के अंतर्गत लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट वेलफेयर स्टेट की चर्चा करेंगे।
वेलफेयर स्टेट। उसके बाद मौलिक कर्तव्य, आपको पता है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। क्यों नहीं था ये सोचिए। हमारे संविधान निर्माता जो थे इस बात से वाकिफ थे कि हमारे देश के नागरिक राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, उनको अपने कर्तव्य के बारे में जानकारी देने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं इस देश के प्रति प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, राष्ट्रभक्त हैं, इसलिए उनको कर्तव्य की जानकारी नहीं देनी है। वो स्वयं अपने दायित्वों का पालन करेंगे। लेकिन अरे इस देश में राष्ट्रीयता की भावना इतनी थी कि लोगों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो वे देश के प्रति प्रेम करते थे, वे राष्ट्रभक्त थे। लेकिन बाद में यह देखा गया कि बाद की पीढ़ियां भूल गई। जो बाद की पीढ़ियां थी उनको इस देश के बारे में, इस देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मौलिक कर्तव्यों को बाद में समाहित किया गया है। और ये मौलिक कर्तव्य देश के प्रति हर नागरिक की जवाबदेही है। मौलिक कर्तव्य क्या है? हर नागरिक की देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जवाबदेही है। और इस मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया है, जिसको पूर्व सोवियत संघ कहते हैं।